हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और पेडागोजी के जो हमारे कंटेंट के ऊपर में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर में जो हमारी एक सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। ये पूरा जो सेशन है हमारा आज का, इसमें हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ जो आपके एग्जाम्स में अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर में भी बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर में लेंगे, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर सके, कोई आप लोगों को दिक्कत ना हो और जितना भी कंटेंट है आप लोगों का वो सारा का सारा कवर हो जाए। ठीक है, सभी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर में एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आप लोगों के लाइक एंड शेयर के लिए। जितने भी लोगों ने लाइक एंड शेयर कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है फ्रेंड्स वो जल्दी जल्दी से एक बार इस सेशन को जहाँ भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर प्लीज़ जल्दी जल्दी से एक बार इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, शेयर कर दीजिए सभी जगह पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर में, और एक बार बता भी देना जब आप लोग कर दो तो। और जिन लोगों ने लाइक कर दिया उनका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो लोग भी जल्दी जल्दी से कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही हमारे धमाकेदार सेशंस चलते रहे आगे में भी। ओके, आपका पढ़ाया हुआ 9 तारीख के एग्जाम में बहुत सारा आया था, थैंक यू वेरी मच नवल झा जी। काफ़ी सारे बच्चों ने कल वाले वीडियो के नीचे में भी कमेंट्स किए हैं फ्रेंड्स, मुझे देखकर काफ़ी खुशी हुई कि आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर में वही क्वेश्चन सारे जो हमने पढ़े हैं और आप लोग उनको अच्छे से कर भी पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं देख रहा था एक कमेंट था जिसमें किसी ने लिखा था कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आया, और काफ़ी सारे बच्चों ने उस कमेंट को लाइक भी किया था। ठीक है, मतलब वो उनकी बात से एग्री भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन हमारा। इस सेशन के अंदर में पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये रहा कि क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर में, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दोनों ही प्रकार के सीक्वेंस बता दिए जाए। ठीक है, जितने भी प्रकार के सीक्वेंस है आप लोगों के वो सारे सीक्वेंस आप लोगों को बता दिए जाए। तो मैं वो सीक्वेंस आप लोगों को बता देता हूँ। पहले आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को और फिर आप लोग आंसर करेंगे, मैं बताता हूँ फिर आप लोगों को। आपको आई थिंक यहाँ पर मैं जो है आपको बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिस्पॉन्स वुड बी द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, ये आप लोगों को मैं ऑप्शन नहीं लिया है यहाँ पर, मैं ऑप्शन आप लोग बनाकर दोगे। ठीक है, ये आप लोगों ने बनाने हैं ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस बेसिकली ऑप्शन नहीं बनाने, आप लोगों ने सीक्वेंस लिखना है। ठीक है, ये ऑप्शंस यहाँ लिया नहीं है जानबूझकर, ताकि आप लोग एक बार खुद से इसका आंसर बना सके। ठीक है, आंसर आप लोगों को लिखना है, आंसर बकायदा। आंसर ये ऑप्शंस नहीं है प्लीज। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये ऑप्शंस नहीं है, ये केवल क्वेश्चन है आपका। आंसर आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, आप लोग बताओगे कि आंसर क्या होगा, इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या बनेगा। ठीक है, सही वाला जोड़ी क्या बनेगी। देखिए इसके अंदर में फ्रेंड्स 5 दिए हुए हैं, इवन मुगल डायनेस्टी भी दे दिया गया है आपको। जो पहले था सीक्वेंस वो सीक्वेंस पहले लिखना था, और जो बाद में आया उसको बाद में लिखना था आप लोगों ने, यही सीक्वेंस बनेगा और क्या सीक्वेंस बनेगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर मैं इस क्वेश्चन की, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले दिल्ली सल्तनत था और उसके बाद में मुगल सल्तनत आई है। ठीक है, पहले थी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत करीब जो है फ्रेंड्स 320 सालों तक दिल्ली सल्तनत ने भारत के उत्तरी इलाके में राज किया, और इसमें भी 5 राजवंश थे। 5 राजवंश थे, 5। ठीक है, कितने थे, 5 थे। पहले नंबर पे आता है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। दूसरे नंबर के ऊपर में जो है फ्रेंड्स सेकंड नंबर के ऊपर में आता है आप लोगों का खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी या खलजी दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका तुगलक। ठीक है, तुगलक आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पर में। चौथे नंबर के ऊपर में आता है आप लोगों का सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। और 5वें नंबर पे आता है आपका लोधी वंश। ठीक है, लोधी। नाउ फ्रेंड्स, पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद में फिर मुगल आता है आपका। पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद में मुगल आता है। आप लोगों को क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं, इसके ऑप्शंस इसलिए नहीं दिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग मुगल से एलिमिनेट कर देंगे उस ऑप्शन को। तो मैं चाहता था कि आप लोग एलिमिनेट ना करो, आप लोगों का दिमाग से काम लो, आप लोग आपके दिमाग से आप लोग आंसर करें। तो अब आप लोग आंसर लगा सकते हो, क्योंकि मुगल लास्ट में आना है। वो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते उसमें से, मुझे मजा नहीं आती, फिर आप लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन कैसे बना पाते। चलिए, तो फ्रेंड्स वो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, इस वजह से मैंने वो लिखा ही नहीं ऑप्शन आप लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए अभी, अब वो लोग खुद से आंसर कर देंगे। सबसे लास्ट में तो मुगल आएगा आपका, क्योंकि ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है फ्रेंड्स, ऊपर वाले दिल्ली सल्तनत के, तो लास्ट में तो मुगल आएगा आपका। तो 5वें नंबर वाला लास्ट में आएगा। चलो ये आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, 4 प्लेस मैं छोड़ देता हूँ, 4 प्लेसेस। ठीक है, उसमें भी सबसे पहला है गुलाम वंश, जिसको तुर्क वंश भी बोला जाता है आप लोगों का, तुर्क वंश भी बोलते हो आप लोग। गुलाम वंश को ही तुर्क
वंश भी बोलते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो पहला वाला पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा फ्रेंड्स खिलजी, लेकिन खिलजी दिया ही नहीं है यहाँ पर में, तो उसको छोड़ दो। खिलजी के बाद में आती है तुगलक की बारी, तो तुगलक आएगा दूसरे नंबर पे, मतलब 4 आएगा आपका, क्योंकि सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, चौथा आएगा ना तुगलक वाला। खिलजी दिया नहीं है तो खिलजी को छोड़ दो। फिर आएगा आपका सैयद वंश, 2 आएगा आपका। और फिर आता है सबसे लास्ट वाला लोधी, तो 3 पे दिया है वो 3। और यहां पर मैं 5वां वाला सबसे लास्ट में आएगा। कितने लोगों ने ये सही ऐसा ही क्रम लगाया था, एक बार मुझे बता देंगे। जितने लोगों ने लगा दिया है मतलब उन लोगों का लॉजिकली करेक्ट हो चुका है, वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है इस चीज को लेकर। ठीक है, तो 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे ही करते रहिए आप लोग। आंसर्स आगे में भी आप लोगों का बहुत अच्छे से हो जाएगा सारा का सारा प्रिपरेशन। एक बार शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे सभी लोग, और कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को करते रहना है, ताकि आप लोग जो है अच्छे से ऐसे ही करें आप लोग। ठीक है, एग्जाम के अंदर में भी। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि दिल्ली सबसे पहले कैपिटल किसके समय में बनी थी। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर में, तो आप लोग क्या करोगे, एक बार बता देंगे आप लोग मुझे कमेंट करके, दिल्ली सबसे पहले कैपिटल किसके समय में बनी थी। मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स तोमर राजपूतों के समय में, तोमर, ये याद रखना है आप लोगों ने, तोमर राजपूतों के समय में दिल्ली सबसे पहली बार कैपिटल बनी थी। फिर बाद में जो है वो दिल्ली सल्तनत यहां से स्टार्ट होती है आप लोगों की, शुरुआती तुर्की वंश से यहां से स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत। ओके, और आप लोगों बता रहे हो कि जो है आपके सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों के, तो अच्छी बात है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख रहा था कल जो है वो किसी ने यूनिवर्स लॉ फ्रॉम बिहार कोई है, उन्होंने ये कमेंट किया था और काफी सारे लोगों ने उनके कमेंट को लाइक्स भी किया है। तो उन्होंने भी बताया कि पेपर्स जो है वो हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसी में से आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी बच्चे हैं वो दानिश शेख सर बायजूस एग्जाम प्रेप सर्च कर लोगे, पेडागोजी के क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं, काफी सारे लंबी लंबी मैराथन हमने ली है, उसको सारा अच्छे से कर लो आप लोग, बार बार कमेंट में आंसर कर करके लिख लिख के आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आप लोगों का भी एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विलियम जोन्स ने एक पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम क्या था, विलियम जोन्स। अब पहली बात तो ये विलियम जोन्स है कौन, तो विलियम जोन्स जो थे फ्रेंड्स ये एक लिंग्विस्ट थे, ठीक है, भाषाविद थे। भारत के अंदर में बेसिकली वो आए थे जूनियर जज बन के कलकत्ता कोर्ट के अंदर में, लेकिन उनको भाषा का बहुत एक भाषा के प्रति प्रेम था, संस्कृति के, भारत की संस्कृति के बारे में जानने के प्रति उनको एक इच्छा थी। एंशियंट जो कल्चर है, जो पुराना कल्चर है, उसके प्रति उनका प्यार था, उसके लिए सम्मान था, तो वो पुरानी चीजों को ढूंढना चाहते थे, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। तो एक भाषाविद थे, एक जज थे कलकत्ता कोर्ट के अंदर में, और दूसरा फ्रेंड्स जो पुरानी परंपरा है या जो एंशियंट कल्चर है उसके प्रति उनका सम्मान भी था, उसको खोजना चाहते थे, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। इन्होंने जो है फ्रेंड्स एशियाटिक रिसर्च नाम से एक पत्रिका शुरू की थी, विलियम जोन्स ने, एशियाटिक रिसर्च। जितने भी लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, बंगाल गैजेट, आपको बता दूं कि वो जो है अलग एक व्यक्ति थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उन्होंने उसको स्टार्ट किया था, भारत का पहला न्यूज़पेपर माना जाता है, वो अलग चीज है। ये जेम्स विलियम जोन्स जो है ना, ये अलग व्यक्ति है। मैं विलियम जोन्स के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा फ्रेंड्स। देखिए 1783 के अंदर में विलियम जोन्स जो है, जो कि एक लिंग्विस्ट भी थे और कलकत्ता में आए थे जज बन के, ये याद रखना आप लोगों ने, जज बन के आए थे वो भारत के अंदर में, बट एक भाषाविद थे। भाषाविद उस व्यक्ति को कहा जाता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, जिस व्यक्ति को नेचुरल लैंग्वेज, प्रकृति और जो पुराना कल्चर होता है उससे प्यार होता है, पुराने कल्चर के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। आप लोगों में से कोई है क्या जिसको पुराने कल्चर के बारे में जानने की जिज्ञासा होती हो, तो मतलब आप भी विलियम जोन्स की कैटेगरी के हो। तो भाषाविद या लिंग्विस्ट थे ये, एक जज के रूप में भारत आए थे, लेकिन भारत के बारे में काफी ज्यादा स्टडी इन्होंने की है। इन्होंने जो है फ्रेंड्स ग्रीक का अध्ययन किया हुआ था, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान इनको था, क्योंकि अलग अलग कल्चर के बारे में जानना इनको बहुत पसंद था। इन्होंने संस्कृत भाषा, व्याकरण और कविता सीखना शुरू किया जब वो भारत के अंदर में आए जज बन के। भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स उन्होंने काफी ज्यादा रुचि लेना स्टार्ट किया, प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो थे उनका अध्ययन शुरू किया, उसके प्राचीन भारतीय ग्रंथों के प्रति इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी, सम्मान था इनका। इनके जो और भी साथी थे चंगू मंगू इनके, ठीक है, थॉमस कोलब्रुक और नथानिएल हालहेड, इनके साथ में मिलकर, ठीक है, इनके साथ में मिलकर जो है इन्होंने काफी सारे जो ग्रंथ थे उनकी खोज की, उनका ट्रांसलेशन किया भारत के अंदर में। थॉमस कोलब्रुक, नथानिएल हालहेड के साथ में मिलकर थॉमस जो हमारे जो यहाँ ये विलियम जोन्स थे, ये भाई साहब ने क्या किया फ्रेंड्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो विलियम जोन्स आंसर होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी भारतीय कल्चर को स्टडी करने के लिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसी सोसाइटी के अंतर्गत एक पत्रिका शुरू की गई थी जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने ही एशियाटिक रिसर्च पत्रिका शुरू की थी। तो अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन आ जाए कि विलियम जोन्स ने कौन सा जर्नल स्टार्ट किया था, तो एशियाटिक रिसर्च स्टार्ट किया था। और एशियाटिक रिसर्च जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंतर्गत प्रकाशित किया जाता था। बंगाल गैजेट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला न्यूज़पेपर था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम के एक व्यक्ति थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उन्होंने इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था फ्रेंड्स बेसिकली। ओके, चलिए 1780 के दशक में, तो वो अलग है और ये अलग है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इन्होंने स्थापना की थी और एशियाटिक रिसर्च पत्रिका इन्होंने निकाली थी। एक क्वेश्चन आप लोगों का आया था डांस के ऊपर में, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। डांस फॉर्म के ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, उसकी भी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। एक बार सभी लोग जो है फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सेशन को जल्दी जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और जोड़ियां मिलानी थी आप लोगों को। तो जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में, क्योंकि कल ही किसी ने बताया कमेंट करके कि सर डांस फॉर्म के ऊपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो वो भी आप लोगों के लिए ले लिया है जी। तो देखिए यहां पर मैं कथक जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का कथक ये कथा से डेवलप हुआ हुआ शब्द है, और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया का जो इलाका है वहां पर में बहुत ज्यादा फेमस है। तो कथक की जो जोड़ी है वो आप लोगों की लगेंगी उत्तर प्रदेश के साथ में। तो एक ही जोड़ी आपको लगानी थी फ्रेंड्स तीन के साथ, एक ही जोड़ी तीन के साथ लगानी थी। और भरतनाट्यम जो है ये है तमिलनाडु का भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। बी की जोड़ी जो है वो दो के साथ लगेंगी आपकी, तो बी की जोड़ी दो के साथ लगानी है आप लोगों ने। ए की जोड़ी तीन के साथ, बी की जोड़ी दो के साथ में, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ यहीं पे है आप लोगों का, एक ही जगह पे है। और आप देख सकते हो कथक कली, एक कली कल ख्वाब में आई और गले का हार हुई, तो ये कथक कली। तो कली जो है फ्रेंड्स केरला, कहा है भाई केरला, यहाँ पर में कथकली केरला। ठीक है, कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी आधी पकी हुई होती है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो डी की जोड़ी वन के साथ लगनी चाहिए आप लोगों की। डी की जोड़ी वन के साथ में, देखो डी की जोड़ी से ही ये पूरा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि डी एक ही जगह पे है जहां वन के साथ लगा था, केवल एक ही जगह है। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है एकदम, खत्म, खल्लास, फिनिश। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार अभी इस समय भारत के अंदर में कितने क्लासिकल डांस स्टाइल है? ये क्वेश्चन आप लोगों का केवीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवीएस के लिए, सुपर टेट के लिए, ठीक है, सुपर टेट के लिए, डी ट्रिपल एस बी के लिए, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडब्ल्यूएस एनवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये वाला पॉइंट, प्लीज इसको याद रखना। अभी एट प्रेजेंट संगीत नाटक एकेडमी जो है, इसके अनुसार हमारे भारत के अंदर में 9 इंडियन क्लासिकल डांसेस स्टाइल्स है। ठीक है, कौन कौन से है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, कथक नॉर्थ इंडिया से है, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया से, उत्तरी भारत से बेसिकली, कथक कली केरला से है, और मोहिनी अट्टम ये भी केरला से है। तो केरल के दो है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, केरला से दो है। ठीक है, दो है केरल से, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद में फ्रेंड्स कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी आधी पकी हुई होती है, आधी पकी कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश। उड़ीसी सिंपल सा है, उड़ीसा से है। मणिपुरी मणिपुर से है सिंपल। तो उड़ीसी और मणिपुरी ये क्लासिकल डांस है आपके, ये याद रखना है आप लोगों ने। सत्रिया डांस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आसाम। और सबसे न्यूवेस्ट एंट्री कौन सी है, सबसे नया वाला कौन सा है? सबसे नया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में। सबसे न्यू है आप लोगों का छऊ। अब काफी सारे लोग रहेंगे जो बोलेंगे कि 8 है सर, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि 9th वाला ऐड हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, अब आपके पास में 9 क्लासिकल डांसेस है छऊ को मिलाकर। ठीक है, छऊ जो है वो ईस्टर्न इंडिया का डांस है आप लोगों का, जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड इस इलाके के अंदर में बहुत फेमस है ये छऊ वाला डांस। तो सबसे लेटेस्ट वाला जो ऐड हुआ है वो है छऊ। ठीक है, 9 हो गए अब आप लोगों के। सत्रिया आसाम से है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। मैं हिंदी में भी आप लोगों को बता दूं, ये 8 ये वाले हैं, और छऊ जो है वो नीचे में मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए, छऊ ये यहाँ पर मैं हिंदी में छऊ नीचे में लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि नया नया ऐड हुआ है इस वजह से नीचे में लिख दिया आप लोगों के लिए। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, सत्रिया डांस आसाम से है, मणिपुरी मोहिनी अट्टम है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके ऊपर मैं और क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं। छऊ ईस्टर्न इंडिया से है, ये भी याद रखना, क्योंकि आप लोगों से ये केवीएस डी ट्रिपल एस बी में भी पूछा जा सकता है। नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोग जो है वो कल मुझसे तवारीख के बारे में आप लोग जो है फ्रेंड्स पूछ रहे थे, कुछ लोग तवारीख के बारे में। तो ये तवारीख के ऊपर में क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर करना चाहोगे आप लोग?
आई थिंक ये थोड़ा सा इसके ऑप्शंस इधर में रह गए हैं, तो ये ऑप्शंस भी लगा दिया है मैंने आपके लिए, आप ऑप्शंस को भी देख लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आप ऑप्शंस को भी देख पाए। ऑप्शन साइड में लगा दिया है, ठीक है, आप लोगों के लिए। आप लोग पूरा पढ़िए और फिर आंसर कीजिए इसका। तवारीख के बारे में कल कुछ लोगों ने पूछा था तवारीख के बारे में, तो मैंने आप लोगों के लिए लगा दिया है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए इसको। मैं कैसे पढ़ाता हूँ इस चीज को, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कि हाउ आई टीच दिस टॉपिक, तवारीख वाला टॉपिक आप लोगों का, ठीक है। स्टाइल क्या है तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मैं सबसे पहली बात, यहाँ पर मैं कई सारे बच्चे रहते हैं जो ये पूछते हैं कि सर हमें पता कैसे चलता है इतने सारे इतने पुरानी पुरानी चीजों के बारे में, इतिहास के बारे में, या फिर 1000 साल पुरानी, 2000 3000 साल पुरानी चीजों के बारे में। तो काफी सारे स्रोत होते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग सोर्सेस होते हैं इतिहास को जानने के। उनमें से कई सारे सोर्स ऐसे हैं आप लोगों के, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, पत्थर हमें मिलते हैं। उन पत्थरों के ऊपर में पहले के जमाने के लोग जो है वो लिखवा दिया करते थे ताकि हजारों सालों तक वो सुरक्षित रहे, उन्होंने जो बात बोली है वो सुरक्षित रहे। तो अभिलेख जो है वो इतिहास को जानने का एक स्रोत है। सिक्कों से जानकारी हमें मिल सकती है, उस समय में जो सिक्के चलन में थे, कौन सा राजा था, उसका नाम क्या था, कौन से सन में था वो, उसके बारे में जानकारी, उनके द्वारा बनाए गए भवन, उससे जानकारी मिल सकती है कि कैसा आर्किटेक्चर था उस समय का। तो ये सारी चीजों से तो जानकारी हमें मिलती ही है। लेकिन फ्रेंड्स कई सारे जगह ऐसी भी है, कई सारे शासक ऐसे भी हुए हैं जिनके समय में इतिहास लिखा भी गया है, बकायदा लेखन की कला जो है वो विकसित हो चुकी थी और लिखने की परंपरा स्टार्ट हो चुकी थी। तो ऐसा ही हुआ था दिल्ली सल्तनत के समय काल के अंदर में भी। दिल्ली सल्तनत के समय काल के अंदर में फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे वो तार हिस्ट्री को लिखा करते थे, जो जो भी देखते थे वो लोग लिख लिया करते थे आगे के लिए अपनी बुक के अंदर में। ये जो तवारीख शब्द आया है ये आया है तारीख से। तारीख का मतलब ही होता है हिस्ट्री, एक दिन का इतिहास, और एक से ज्यादा दिन का इतिहास है तो उसको तवारीख बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? तवारीख। तो तारीख का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, यहां देख लीजिए आप लोग, तारीख का मतलब होता है एक दिन की हिस्ट्री, हिस्ट्री लेकिन एक दिन की। अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा दिन का इतिहास है, ठीक है, वो एक से ज्यादा दिन है, प्लूरल है, अगर है वो, तो उसको क्या बोला जाएगा? तवारीख बोला जाएगा, तवारीख। तो तवारीख का मतलब भी क्या होता है आप लोगों का? हिस्ट्री ही होता है, एक से ज्यादा दिन की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ही होता है तवारीख का मतलब। अब ये तवारीख जो है ये लिखी गई थी फ्रेंड्स पर्शियन भाषा में। ये शब्द भी पर्शियन भाषा का ही है, पर्शियन, फारसी भाषा के अंदर में लिखी गई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब फारसी में क्यों लिखी गई, उर्दू में, अरबी में क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि फ्रेंड्स पर्शियन भाषा उस समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में, एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी। फारसी भाषा को जो है वो यूज किया जाता था प्रशासन के अंदर में। जो सारे के सारे मतलब मान लीजिए कि दरबारी कामकाज होता था वो सारा फारसी भाषा में होता था, पर्शियन भाषा में होता था। तो दिल्ली सुल्तानत के समय में प्रशासन की भाषा फारसी थी। इसी वजह से कहावत भी आई है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब कि भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि जिसको पढ़ना लिखना आता है उसको तो फारसी आनी ही चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, क्योंकि फारसी जो पढ़ा लिखा है वो फारसी सीखेंगे, ऐसा उस समय की बात थी। चलिए, तो पर्शियन लैंग्वेज में तवारीख लिखी गई। अब देखिए ये जो तवारीख के लेखक थे ये कौन थे? ऑब्वियस ही बात है, पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर लोग वगैरह जो होते थे। इन्होंने हमेशा राजा को किस बारे में एम्फेसाइज किया? कैसा शासन होना चाहिए? शासन होना चाहिए न्याय संगत, न्याय संगत शासन होना चाहिए, जस्ट रूल होना चाहिए, न्याय संगत। तो उन्होंने हमेशा न्याय संगत शासन पर बल दिया। मतलब अगर राजा के पास में कोई आता है न्याय के लिए तो राजा को क्या करना चाहिए? राजा ने न्याय करना चाहिए उसके साथ में। लेकिन फ्रेंड्स इनकी न्यायगिरी जो है ना वो सारी की सारी एक जगह पे आके निकल जाती थी, उतर जाती थी। जब बात आती थी सोशल ऑर्डर की, समाज व्यवस्था की, वहां उनका न्याय जो है वो तेल लेने चला जाता था। मान लीजिए कि किसको अब आगे का राजा बनाया जाए, शासक किसको बनाया जाए, राजा की मृत्यु हो गई, किसको राजा बनाना चाहिए? बेटे को या बेटी को? तो उनका पहला प्रेफरेंस होता था बेटे को बनाओ करके, राजा के बेटे को। ठीक है, तो जेंडर डिस्टिंक्शन ये लोग करते थे। तवारीख के लेखक उन्होंने क्या लिखा है? बेटे को बनाना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे अंकल थे एक, ठीक है, मिनहाज सिराज, उन्होंने कहा था कि रजिया सुल्तान की जो है शाशिका बनना भगवान के द्वारा बनाए गए सोशल ऑर्डर का एक अपवाद है, उसके खिलाफ जाता है।
तो जेंडर डिस्टिंक्शन पर बल देते थे वो लोग। बर्थ राइट, किसका बेटा या बेटी किसका बेटा बनना चाहिए? राजा का ही, मतलब बर्थ राइट जन्म सिद्ध अधिकार है। जो मंत्री था उसी का बेटा उसके जगह पे मंत्री बनेगा, जन्म सिद्ध अधिकार। तो न्याय संगत शासन के ऊपर में बल देते थे, लेकिन जब खुद की बात आती थी तो ये लोग बदल जाते थे, बर्थ राइट और जेंडर डिस्ट्रिक्शन के ऊपर में राजा को सलाह देना स्टार्ट कर देते थे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग ही ऐसे थे, मैक्सिमम लोग ऐसे थे। हर किसी ने सेम आइडिया शेयर नहीं किया, हर कोई ऐसा नहीं था। हर कोई, वैसे भी आपको पता है कि हर कोई खराब नहीं होता है, तो हर कोई ऐसा नहीं था, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे थे, इस प्रकार के ऐसे सोच रखने वाले लोग थे, बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन वाले। ये लोग रहते कहाँ थे? पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं आप बताओ? पढ़े लिखे लोग ज्यादातर कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं ना, गांव में तो रहते नहीं है ज्यादातर, वैसे आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप लोग देखोगे तो पढ़े लिखे लोग थे, ये ज्यादातर शहरों में ही रहते थे, और शायद ही कभी गांव जाते होंगे। तो आप बताओ इन्होंने हिस्ट्री में क्या लिखा होगा, किसके बारे में लिखा होगा, किसके बारे में लिखा होगा इन्होंने? आप बताइए। आप लोग बताइए किसके बारे में इन्होंने लिखा होगा? शहरों के बारे में लिखा होगा, और तो किसके बारे में लिख ही नहीं सकते वो, क्योंकि शहरों में ही रहते थे और शायद ही कभी गांव में जाते थे। अच्छा, लिखते क्यों थे ये लोग उस समय में? मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं आता था, पोगो नहीं था, ठीक है, क्रिकेट मैच नहीं प्रसारित होते थे, इस वजह से लिखते थे क्या वो लोग? नहीं। ये बैठे बैठे क्या करे, वैसे भी उनके पास कोई काम धंधा होता नहीं था, तो दूसरा क्या करते थे, लिखते रहते थे, ताकि राजा खुश होगा, रिच रिवॉर्ड देगा, सरदार खुश होगा, शबासी देगा, इनाम और इकराम पाने के लिए लिखते थे ये लोग। इनाम और इकराम, इनाम और इकराम बेसिकली गिफ्ट ही है या रिवॉर्ड है, राजा खुश होके कुछ ना कुछ दे देगा, ठीक है। तो यहां पर मैं, आप लोग देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है आप लोगों से तवारीख के बारे में। अब आप लोग देखो और आप लोग आंसर बताओ। मनुप्रिया, वो जो जो टॉपर रहते हैं ना, उनको भी एग्जाम के एक दिन पहले ऐसे ही लगता है कि उनको, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, सबको ही ऐसा लगता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मतलब आप ह्यूमन बींग हो, नॉर्मल वाले, तो नॉर्मल लोगों को ऐसे ही लगता है, डर लगता है, कलश आपको सूखता है, तो टेंशन ना लो आप, पढ़ाई पे ध्यान दे दो अच्छे से, जो बचा समय है उसका इस्तेमाल करो। द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन विलेज, वो गाँव में रहते थे ये क्या? नहीं। पहली बात बताओ, गाँव में रहते थे क्या वो? हाँ या ना में बताओ, गाँव में रहते थे क्या वो लोग? नहीं, वो सिटीज में रहते थे, ठीक है, सिटीज में रहते थे वो लोग। तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया आप लोगों का, ठीक है। ए जहां जहां है उसको काट दो, ए करेक्ट है काट दो, नहीं है ए करेक्ट है काट दो। यार ये क्या क्वेश्चन बनाया है इसने, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। ए इज इनकरेक्ट एक ही जगह पे दिया हुआ है बस, दिस इज नॉट फेयर ना। इतनी मेहनत से पढ़े हम लोगों ने और इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा उसने हम लोगों से, ये तो चीटिंग किया इसने अपने साथ में। इतनी मेहनत से पढ़े यार, इतना सारा। आप बताओ ये क्या हमारे साथ न्याय हुआ है कि बस इतना सारा पढ़ने के बाद में एक पॉइंट से उसने एलिमिनेट कर दिया? बट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप लोगों को इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने मेहनत की है। जो बच्चों ने एक्चुअल एग्जाम में दिया था वो लोग तो सोचते ही रह गए होंगे कि क्या है करके, ठीक है, टेंशन ना लो आप लोग। दे रूट हिस्ट्री फॉर सुल्तान फॉर रिवॉर्ड, उन्होंने इनाम और इकराम पाने के लिए लिखा था, पुरस्कार पाने के लिए। सही बात है, ये इनाम इकराम पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए लिखा था। दीज ऑथर्स एडवाइस रूलर ऑन द नीड फॉर प्रिजर्व सोशल ऑर्डर, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जन्म जात व्यवस्था, ठीक है, लिंग भेद, उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए इन्होंने बात कही थी कि जन्म जात जो है बर्थ राइट होना चाहिए, लिंग भेद होना चाहिए। तो ऐसे इन्होंने सलाह दी थी राजा को, अपने बुक्स में भी उन्होंने वैसे ही लिखा है। तो बी और सी सही है आप लोगों का, ओके। और ये जिसको भी बता दूं आप लोगों को, ये एक्चुअल क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं तारीख भी बता देता हूं आप लोगों को, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था फ्रेंड्स, ठीक है, 28 दिसंबर 2021 की एग्जाम के अंदर में, 28 दिसंबर 2021 की एग्जाम का एक्चुअल क्वेश्चन है ये आप लोगों का। आप लोग जाके चेक कर सकते हो वेबसाइट से, ठीक है, जो पिछले साल ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। अच्छा चलो, अब आगे मैं और आप लोगों से थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ इसके बारे में। बताओ यहाँ पर मैं, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक भाषा थी? दिल्ली सल्तनत के समय में कौन सी प्रशासनिक भाषा थी, ये बताओ। प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। तो दिल्ली सल्तनत के समय में जो है फ्रेंड, जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता था वो थी फारसी भाषा, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का एक्सप्लेनेशन वाला है, इसका भी आंसर कर दीजिए आप लोग।
भीमराव अंबेडकर जी समाज में शामिल हुए थे समानता के लिए, मतलब क्या पूछना क्या चाहते हो सीमा जी, मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन था, एक बार बता देंगे प्लीज, थोड़ा उसको फ्रेम करके अच्छे से। जी। नाउ फ्रेंड्स, इस चीज को देखिए आप लोग, द ऑथर ऑफ तवारीख ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एडवाइज्ड ऑन प्रिजर्विंग द आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। दिल्ली सुल्तान के समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज को बनाए रखने के लिए जो है सलाह दी थी। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को पता है उन्होंने सलाह दी थी ऐसी। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस की हो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से कहा, क्या सारे लोग सहमत थे? ठीक है, एवरीबडी, एवरीबडी, क्या सारे के सारे लोग सहमत थे उनसे? मतलब सारे की सारे लोग ऐसे थे कि लिंग भेद, समाज व्यवस्था, ये सब मानते थे? ऐसा होगा ना कोई तो होगा, कुछ लोग तो हो गए ऐसे जो लोग उसके बाद से सहमत नहीं होंगे। तो सारे लोग सहमत होंगे ऐसी बात नहीं है। कई सारे लोग ऐसे भी हुए होंगे उस समय में जो उनकी बात से सहमत नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता है कि वो सारे के सारे लोग सहमत हो जाए। तो बी गलत है आपका। अब जहां जहां पर मैं बी को सही बोला है उसको काट दो। यहां देखो बी को ट्रू बोला है तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका ए। ठीक है, यहां पर मैं भी बी को ट्रू बोला है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता दूसरा वाला भी आप लोगों का। जहां जहां बी को सही बोला है, देखो यहां पर में भी बी को ट्रू बोला है उन्होंने, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर तीन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको ए पता नहीं भी होता, मान लीजिए कि आपको ये नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ इतना पता है कि ये वाला गलत है, फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ इतना पता है कि बी गलत है, तो भी आप आंसर लगा सकते थे, क्योंकि एक ही जगह ऐसी है जहां पर मैं बी को गलत बोला है, वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और कहीं पे भी नहीं दिया है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बहुत ही इजी था। आपको ऐसे ही करना है एग्जाम के अंदर में ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, तवारीख का आप लोगों का पूरा रिवीजन इसके अंदर में हो जाएगा। ठीक है, तवारीख का पूरा रिवीजन आप लोगों का खत्म हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय में लिखी गई तवारीख के विषय में कौन सी वाली बात आप लोगों की सही है? तवारीख के बारे में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, बताइए। एसएसटी में स्कोर करना है तो सिर्फ दानिश सर, मेरा तो को पेपर इजी गया है सर आपके कारण, थैंक यू वेरी मच। चलो थैंक यू सविता रोड्री रोड्रीग्विस, थैंक यू वेरी मच। चलो और अच्छा है, कांग्रेचुलेशन, आपको पेपर अच्छा गया आपका। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? सही वाली बात है आपको बताना है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के समय में उर्दू प्रशासनिक भाषा थी? नहीं, उर्दू नहीं थी। कौन सी थी आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, मुझे आप लोगों से कमेंट चाहिए। तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहते थे। शायद ही नगरों में रहते थे। तवारीख वर रिटन बाय दोज हु हार्डली एवर रिसाइडेड इन सिटीज। शायद ही कभी नगरों में रहते थे या नगरों में ही रहा करते थे? क्वेश्चन की बात को समझो आप लोग। ये बोल रहा है कि शायद ही नगरों में रहते थे, अरे नहीं, शायद ही विलेजेस में या गांव में रहा करते थे। विलेजेस में वो जनरली शहरों में ही रहा करते थे। यहाँ बोला है शायद ही, का मतलब क्या होता है? शायद ही नगरों में रहा करते थे का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम शहरों के बाहर रहते थे, जो कि गलत है। वो शहरों में रहते थे और शायद कभी गांव में जाते होंगे, कभी भूले भसके थे। तो ये भी गलत है आप लोगों का, ये भी गलत है। ठीक है, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। मैंने आपको बताया ना कि न्याय की बात करते थे और अच्छे शासन के ऊपर में बल दिया करते थे, सही बात है। लेखकों द्वारा तवारीख के सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई थी। नहीं जी, हम तो समाज का धर्म पुण्य का काम कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर मैं इनाम क्यों चाहिए अपने को? नहीं चाहिए जी, हम तो ऐसे लिख देंगे सर। खाली बैठे थे, सीटेट का पेपर लंबा गया है हमारा 7 फरवरी को, तो हम बैठे थे तो चलो लिख देते यहाँ पर मैं तवारीख। राजा ने ऐसा करना चाहिए, राजा ने वैसा करना चाहिए, ठीक है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लिख देते हैं। इनाम इकराम नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। अरे भाई ऐसा नहीं था, वो इनाम इकराम पाने के लिए ही लिखते थे। तो यहाँ पर मैं नहीं बोलकर उसको गलत कर दिया है, तो ये गलत हो गया आप लोगों का। इनाम इकराम पाने के लिए ही लिखते थे वो लोग। ओके, तो नॉट रिटर्न बाय ऑथर्स टू गेट रिच रिवॉर्ड, ये गलत है आप लोगों का। आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग। आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसी के ऊपर में बेस्ड है ये। निम्नलिखित में से किसने भारत के किसे भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? कौन सा वाला है जिसको भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? और कितने शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांसेस है भारत के अंदर में? और सबसे लेटेस्ट एंट्री कौन सी है, ये भी आप लोग मुझे बता देंगे। सबसे लेटेस्ट वाली एंट्री कौन सी है?
वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया। तो देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो मोहिनी अट्टम को है, मणिपुरी को है और सत्रिय को भी है। ये देखो कूडी यट्टम जो है ना आप लोगों का, ठीक है, कूडी यट्टम, ये केरला से बिलोंग करता है, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, केरला से है बट शास्त्रीय नृत्य नहीं है ये। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कूडी अट्टम जो है ये शास्त्रीय नृत्य की कैटेगरी में नहीं आता। मोहिनी अट्टम केरला के इससे आता है, केरला के इससे, और ये है। मणिपुरी मणिपुर से आता है और ये है। सत्रिय डांस असम में फेमस है और ये भी है शास्त्रीय नृत्य आप लोगों का, क्लासिकल डांस। कूडी अट्टम नहीं है। ठीक है, और सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो है पुरुलिया छऊ या छऊ जिसको बोलते हो आप लोग, और ये ईस्टर्न इंडिया में होता है। इसको मिला के टोटल 9 डांस हो गए आप लोगों के। ये है सूची आप लोगों की। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक नॉर्थ इंडिया से, कथकली केरला से, मोहिनी अट्टम भी केरला से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, सत्रिया असम से, और छऊ ये सबसे लेटेस्ट वाली एंट्री है जिसको मिला के 9 हो गए अभी। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया से। ये याद रखना है आप लोगों ने। ये 8 आपकी, ये और एक छऊ यहाँ नीचे में लिख दिया है आपकी 9वीं वाली एंट्री। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, इसको देखने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, कोशिश करो थोड़ा सा इसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इसको सॉल्व करने की। आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए ऑप्शन एलिमिनेट करके करने की। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर। मैं ठीक है, क्वेश्चन आ रहा कितना, 8 या 9? 9 करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, 9 करेंगे आप। अब 9 हो गए तो जी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला गया है कि जोड़ियां मिलानी है आप लोगों ने, और जोड़ी भी मतलब ए बी सी डी ऐसे ही रहेगा। आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ में लगेगा। यहाँ पर में ये ऐसा है आप लोगों का। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो आप लोगों को लगाना है। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सार्वभौम का मतलब गणतंत्र का मतलब भातृत्व का मतलब क्या होता है? ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि भाई राज्य का कोई अपना खुद का धर्म नहीं है, वो सारे ही धर्मों को मान्यता है। ठीक है, तो डी की जो जोड़ी है वो 2 के साथ लगेंगी आप लोगों की, मतलब सबसे लास्ट में 2 आना चाहिए। यार ये क्वेश्चन ने फिर खेला कर दिया यार हमारे साथ में, मतलब इतना इजी क्वेश्चन, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ओके, डी का 2 के साथ लगना चाहिए, खत्म हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों का। चलो कोई बात नहीं, आगे भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, भ्रातृत्व, ठीक है, भाईचारा, भाईचारे की भावना, ऑब्वियस सी बात है। फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, बहनचारा भाईचारा जो भी आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर मैं तो ज्यादातर बहनचारा होगा क्योंकि लड़कियां ज्यादा है, तो बहनचारा होगा आप लोगों का। बहनचारा भाईचारा एक ही बात है। ठीक है, मतलब कि आपस में मिलजुल के रहना है सब लोगों ने। तो फ्रेटर्निटी मतलब होता है भ्रातृत्व का मतलब भाईचारे की भावना। तो सी की जो जोड़ी है आप लोगों की वो लगनी चाहिए 4 के साथ में, तो देखो 4 लगा हुआ है सी के साथ में। रिपब्लिक, गणतंत्र का मतलब होता है फ्रेंड्स की लोगों के द्वारा चुना जाता है। मुखिया हमेशा चुना जाने वाला मुखिया होता है आप लोगों का। ठीक है, मुखिया जो होता है आप लोगों का वो चुनकर आता है, कोई हेड होता नहीं है हमेशा कि बस मान लीजिए कि आनुवांशिक रूप से या फिर वंशानुगत रूप से जो है एक ही परिवार के लोग बनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। चुनते हैं, चाहे कोई भी हो, चुना जाता है हमारे भारत के अंदर में। वंशानुगत नहीं होता, गणतंत्र, लोगों का राज होता है, लोग चुनते हैं, गणतंत्र है, लोगों का राज है। ठीक है, और जो बच गया है आप लोगों का सार्वभौम का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, किसी दूसरे देश का हमारे ऊपर में कोई हक नहीं बनता कि हमारे को आदेश दे। ठीक है, तो सोवरेन, सार्वभौम जो है उसका मतलब होता है फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र राज्य। भारत एक सार्वभौम स्वतंत्र राज्य है, सोवरेन है। कोई दूसरा देश हमारे देश को आदेश नहीं दे सकता। हमारा देश, हमारी जो मर्जी होंगी हम करेंगे। ठीक है, हमारा देश इज हमारा देश, नन ऑफ यूर देश। ठीक है, वो वाली भावना बात है बेटी बेसिकली यहाँ पर में, कि हमारे देश में हम लोग कुछ भी करें, बाहर में किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। उसको सोवरेनिटी बोला जाता है, सार्वभौमिकता बोलते हैं हम लोग। तो हमारा भारत सार्वभौमिक देश है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो है एक क्वेश्चन आप लोगों का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करना आप लोग क्वेश्चन को। ठीक है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन? ये आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान देखिए आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर मैं आप लोगों से बोला है कि रविंद्रनाथ टैगोर का आइडिया क्या था एजुकेशन के ऊपर में।
या आप पढ़ो फिर ना, मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको फिर से दिखाऊंगा ये। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को ना पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वापस से क्वेश्चन दिखाऊं। चैलेंज एक्सेप्टेड। आप लोग करोगे इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व, मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। आप लोगों को जो है ना फ्रेंड्स, दो लोगों में कंपैरिजन करना है। ठीक है, दो लोग हैं आपके सामने, उन लोगों में कंपैरिजन करना है, उन लोगों में लड़ाई लगानी है आप लोगों ने। आप अपने आप को ऐसा समझ लीजिए कि आप जो है, ठीक है, एक तरफ में महात्मा गांधी है वर्सेस रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये मुकाबला शुरू होता है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का। भाइयों और बहनों, अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और मैच का आनंद लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के क्या क्या विचार थे एजुकेशन को लेकर, आपके सामने ये प्रस्तुति। महात्मा गांधी के विचारों से सबसे पहले आप लोगों को अवगत कराया जाता है। महात्मा गांधी जो है वो कॉलोनियल एजुकेशन के खिलाफ थे। ठीक है, उनका मानना था कि कॉलोनियल एजुकेशन, जो अंग्रेजी एजुकेशन है, जो अंग्रेजों ने बनाया है, शिक्षा पूरी की पूरी जो व्यवस्था बनाई है, वो भारतीयों को जो है वो हीन भावना पैदा करती है। भारतीयों को ऐसा दिखाती है कि भारतीय लोग कम हैं और अंग्रेज लोग ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा होशियारी बता रहे वो अपने आप को। तो ऐसा गांधी जी मानते थे। तो औपनिवेशिक शिक्षा जो है वो भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा करती है। गांधी जी ने ये एक अपना विचार दिया। कितने लोग इस बात से सहमत है बताइए कि अंग्रेजी शिक्षा, जो कॉलोनियल एजुकेशन है, अंग्रेजों ने जो शिक्षा बनाई थी, वो भारतीय लोगों को छोटा दिखाती है, कि भारत के लोग कम दर्जे के हैं। ऐसा गांधी जी का मानना था। कितने लोग हैं? पश्चिमी सभ्यता को और अधिक श्रेष्ठ बना दिया है, भारतीय संस्कृति के गौरव को नष्ट कर दिया गया। गांधी जी ने दूसरी बॉल के ऊपर में भी चौका मारने की कोशिश की। तो इसने पश्चिमी सभ्यता को और अधिक श्रेष्ठ बना दिया है और भारतीय संस्कृति के गौरव को नष्ट कर दिया है। महात्मा गांधी एक ऐसा मॉडल चाहते थे जो भारतीयों के दिल में गरिमा और स्वाभिमान की भावना को पैदा करे। वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे गांधी जी। वेस्टर्न एजुकेशन, गांधी जी का मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो भारतीयों में हीनता की भावना पैदा कर रहा है। तो पश्चिमी शिक्षा के क्रिटिसिज्म करते थे गांधी जी, ये याद रखना, क्रिटिसाइजर थे उसके। गांधी जी का मानना था कि हमें जो है वो रीडिंग और राइटिंग के ऊपर में सिर्फ ध्यान जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो केवल रीडिंग और राइटिंग के ऊपर में जो है वो ध्यान देता है, ओरल नॉलेज के ऊपर में ध्यान नहीं देता। वो बोलता है कि रीड करो राइट करो, रीड करो राइट करो। ओरल नॉलेज या दिमाग का कोई नॉलेज उसमें होता नहीं, रट्टा मारो वाला काम होता है बस आपका। टेक्स्ट बुक को वैल्यू दी जाती है रादर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। ये गांधी जी के विचार थे। गांधी जी पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे, क्रिटिक्स थे वेस्टर्न एजुकेशन के या इंग्लिश एजुकेशन के, आप लोग बोल सकते हो सिंपली। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंग्लिश एजुकेशन के आलोचक थे महात्मा गांधी, पश्चिमी शिक्षा के आलोचक थे। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब मैच में रविंद्रनाथ टैगोर की एंट्री, इनके क्या विचार थे जो है इंडियन एजुकेशन को लेकर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है फ्रेंड्स, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी 1901 में। क्यों स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की? क्योंकि इनका मानना था कि रिजिड सिस्टम नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन वाला। कि दानिश सर जो है बस यहाँ पर में क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बच्चे लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और दानिश सर जो है वो सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, बीच बीच में जो है वो हंसी मजाक होते रहना चाहिए, जो है बातें होती रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर में, जैसे बच्चे सीखना चाहते हैं वैसे सिखाया जाए। बच्चे को जो लैंग्वेज समझ में आती है, बच्चों को क्रिकेट की भाषा समझ में आती है तो क्रिकेट की भाषा में, बच्चों को प्यार मोहब्बत की भाषा समझ में आती है तो प्यार मोहब्बत की भाषा में समझाया जाए बच्चों को। ठीक है, बच्चों को नेचर से समझ में आता है तो नेचर से समझाया जाए। डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, बेसिकली डिसिप्लिन जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है एजुकेशन के अंदर में, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था। तो आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं इस बात को कि डिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर में, जो रिजिड सिस्टम है उसमें बिलीव नहीं करते थे ये। इनका मानना था कि टीचर जो है वो इमेजिनेटिव होना चाहिए, क्यूरियोसिटी डेवलप करना चाहिए, उसने बच्चों को बताना चाहिए कि हाँ, इमेजिन करो कि आप जो है आपकी जॉब लग गई है। ठीक है, आपकी जॉब लग गई है, फिर आपके घर वाले बहुत खुश है, आपके घर वालों ने आपको आज़ादी दे दी है, जा बेटा जा, जो पसंद आए ठीक है उसको ले आ, हम उससे तेरी शादी करा देंगे। ठीक है, आप बहुत खुश हो, आपको आपके सपनों का राजकुमार मिल गया है। ठीक है, आप लोग बढ़िया से इमेजिन कर रहे हो। तो इमेजिन कर रहे हो आप लोग, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, इमेजिन करो कि आप यूनिवर्स में जा रहे हो, आप मंगल ग्रह के ऊपर में उतरे हो। ठीक है, या फिर आप बुध ग्रह के ऊपर में उतरे हो, ये आपको इमेजिन कर रहे हो। तो इमेजिनेशन से भरपूर होनी चाहिए क्लास। इनका मानना था कि नेचर के साथ में हम लोगों को जुड़ाव होना चाहिए। नेचर, नेचर के अंदर में बहुत ज़्यादा मानते थे ये। नेचर को हमें ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। रविंद्रनाथ टैगोर वातावरण से सीखना चाहते थे, प्राकृतिक वातावरण से या नेचर से, ये याद रखना है आप लोगों ने, नेचर से सिखाना चाहते थे बच्चों को, नेचुरल इन्वायरमेंट से। तो क्रिटिकल थे महात्मा गांधी जी।
ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन के, इंग्लिश एजुकेशन के भी क्रिटिक थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर आलोचक थे क्या पश्चिमी शिक्षा के? नहीं, ये आलोचक नहीं थे। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कंबाइन कर दिया जाए दोनों को, दोनों एलिमेंट्स को, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन को कंबाइन कर दिया जाए और दोनों को पढ़ाया जाए बच्चों को साथ में। तो वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन दोनों को साथ में पढ़ाने का इन्होंने जो है बात कही थी फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद में टैगोर जो है, इनका मानना था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शांति निकेतन के अंदर में आर्ट, म्यूजिक, डांस इसके साथ में पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब नेचर के साथ में पढ़ाओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाओ और आर्ट एंड म्यूजिक एंड डांस भी पढ़ाओ, ठीक है। दादिन धिन्ना, ठीक है, ये भी पढ़ाओ बच्चों को, मस्त पैकी म्यूजिक सिखाओ, ठीक है, सारे गा मा पा धा नी सा वाला। कोई आर्ट उर्ट सिखा दो यहाँ पर मैं, ठीक है, कि यहाँ पर मैं भारत जो है आप लोगों का ऐसा जो है वो काजू कतली जैसा ना बने, जो घोड़ा है आपका वो चींटी जैसा ना बने। तो बच्चों को जो है वो आर्ट भी सिखाओ, साइंस टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के साथ में। ये रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था। अब आ जाओ आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर में। अब ये क्वेश्चन सभी लोग आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी का लाइक एंड शेयर यहाँ पर में आ जाना चाहिए। अब सभी का आंसर यहाँ पर में आना चाहिए। सर जी, आपकी क्लास ने मेरी बहुत हेल्प की एसएसटी सॉल्व करने में, मैं अपनी रेगुलर क्लास देखती थी। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू आंचल गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिएटिव लर्निंग विद इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, पहाड़ों में, बाग में बैठ के सिखाया जाए बच्चों को, सही है, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर में सिखाना चाहिए बच्चों को। आर्ट, म्यूजिक और डांस के ऊपर में भी इन्होंने फोकस किया था, दादिन धिन्ना वाला, मस्त पैकी। वेस्टर्न एजुकेशन के क्रिटिक थे क्या? ये नहीं, ये कौन थे हमारे? गांधी जी थे, ठीक है। तो वेस्टर्न एजुकेशन के क्रिटिक थे गांधी जी, महात्मा गांधी जी थे ये। तो सी को काटो, आ जाओ, काटने में तो मजा आती है अपने को, काट दो, काट दो, काट दो, ठीक है। तो आंसर तक हम पहुंच गए, सिंपल सी बात है। कितना इजी क्वेश्चन था आप लोगों का, ए और बी। बताओ, इससे ज्यादा इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का? ठीक है, कितना प्यार से समझ गए आप लोग। ये बच्चे लोग जो है, ठीक है, बच्चे लोग इस क्वेश्चन को जो है समझने में बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को कि क्या था एक्चुअल में वो पूरा कंसेप्चुअली। बट आप लोग समझ गए, महात्मा गांधी क्रिटिक्स थे, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, ठीक है। तो सी को पकड़ो और काट दो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। ए एंड बी आर ट्रू, ये दोनों के दोनों सही है, ये गलत है आप लोगों का। कौन सा कथन सही है बोला है? तो ये केवल पहला वाला सही है आप लोगों का, ठीक है। हिंदी में मृत्यु लिखा है, ये ले लो, नृत्य ले लो, ठीक है, नृत्य ले लो। मरो, मरना नहीं है भाई इतने दिन पहले, ठीक है। चलो ठीक है, नृत्य के ऊपर में बल देता था, डांस है ना वहां पर, मैं समझ जाओ, ओके। चलो, अब आ जाओ आप लोगों के बड़े वाले क्वेश्चन के ऊपर में। अब आप लोगों के साथ में एक बड़ा वाला इसमें मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये जिसने कर दिया आंसर, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई है। क्या था ये निखत परवीन? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को करना है फ्रेंड्स। ऑप्शन एलिमिनेट करो आप लोग। मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है, कि अगर आप लोगों ने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया तो आप लोग इसको कर लोगे, मेरी मेहनत जो है सफल हो जाएगी। मुझे लगेगा कि हाँ यार, जो जितना एफर्ट्स के साथ में आप लोगों को पढ़ाया, पूरी एनर्जी के साथ में, वो आप लोगों का सफल हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करो यहाँ पर में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को पकड़ो, मतलब कहीं भागे नहीं है वो, यहाँ से पकड़ो। रविंद्रनाथ टैगोर को पकड़ लिया अपन लोगों ने, यहाँ से लिया है। ये जो है नेचर के साथ में पढ़ना पसंद करते थे, तो बी की जोड़ी जो है 4 के साथ लगनी चाहिए आप लोगों की, बी की जोड़ी 4 के साथ में। तो यहाँ नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। महात्मा गांधी जी को पकड़ो, ठीक है, महात्मा गांधी जी को पकड़ लिए। ये वेस्टर्न एजुकेशन के क्रिटिक थे, अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे, अंग्रेजी एजुकेशन के। तो सी की जोड़ी जो है वो 3 के साथ लगनी चाहिए आपकी। तो यहाँ सी की जोड़ी 2 के साथ लगे, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ए, बी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो,
बी की जोड़ी 4 के साथ लगी है, सी की जोड़ी 3 के साथ लगी है। अब बात आते हैं यहाँ पर में विलियम जोन्स भाई साहब। विलियम जोन्स जो है वो एंशियंट कल्चर की रिस्पेक्ट करते थे। आपको बताया था ना शुरुआत में मैंने विलियम जोन्स के बारे में, ठीक है। एक लिंग्विस्ट थे, भाषाविद थे, भारत में जज बनकर आए थे और भारत के कल्चर को सीखने में इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए थे विलियम जोन्स ने। ओके, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और एशियाटिक रिसर्च नाम से एक पत्रिका भी निकाली थी 1784 के अंदर में। तो रिस्पेक्ट थी इनकी इंडियन कल्चर या एंशियंट कल्चर को लेकर। और ये मैकोले भाई साहब, इनके बारे में तो मैं आप लोगों को पूरा ही डिटेल में बताता हूँ। आ जाओ मैकोले भाई साहब, कहाँ गए? हाँ ये है, देखो मैकोले भाई। ऐसा लग रहा है गुस्से में है करके, मतलब गुस्से में है कि हंस रहे हैं, मतलब पता नहीं चल रहा है गुस्से में क्या हंस रहे हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं। इन्होंने जो है फ्रेंड्स इंडियन लोगों को अनसिविलाइज्ड कंट्री माना था। बेटा तुम मिलो ऊपर में, असभ्य देश माना था हमको। और इसके अंदर में इनका मानना था कि सख्त जरूरत है हमें सभ्य बनाने की हम लोगों को, इनका मानना था ऐसा। इन्होंने अंग्रेजी भाषा के शिक्षण को महत्व दिया था, अंग्रेजी भाषा इंपॉर्टेंस दिया था इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की। इनका मानना था कि इंग्लिश भाषा में ही समझाया जाए, इंग्लिश भाषा में पढ़ाया जाए, ठीक है। इनका मानना था कि इंग्लिश जो है वही इंडियंस लोगों को क्या कर सकती है, वेस्टर्न डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अवगत करा सकती है, नहीं तो ये लोग जो है असभ्य ही रह जाएंगे। माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन नाम से इन्होंने फ्रेंड्स एक पॉलिसी बनाई थी 1834 से लेकर 1838 तक, जब वो लॉ मेंबर थे काउंसिल के, ठीक है, लॉ मेंबर थे। तो मैकॉले ने 1834 के अंदर में, 1834 से 1838 के बीच में जब ये लॉ मेंबर थे, तो 1835 के अंदर में इन्होंने मैकॉले माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन पब्लिश किया था, जिसके अंदर में इनका मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए पढ़ाई का। तो अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम के रूप में इन्होंने पेश किया था। तो मैकॉले भाई साहब ये यहाँ पर में प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को प्रसारित किया था इन्होंने। माइन्यूट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन करके इन्होंने जो है फ्रेंड्स माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन करके इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 1835 के अंदर में, ठीक है, जिसको मैकोलेज माइन्यूट्स भी बोला जाता है, मैकोलेज माइन्यूट्स भी उसको बोलते हैं आप लोग। तो ये याद रखना था आप लोगों ने। आप लोग खुद से इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो अपने दिमाग के अंदर में। मुझे लगता है कि आप लोग जो है अब इसको कर लोगे अच्छे से। जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स, सारे लोग जल्दी जल्दी से जो है लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स इस सेशन को, जहां भी आप लोग कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं। रैयतवाड़ी और हिनायन मैंने बहुत बार कराया है, मैं फिर भी आप लोगों को कल करा दूंगा, ठीक है, आप लोगों को डोंट वरी, और करवा दूंगा मैं आप लोगों को। बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग क्या ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हो, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना चाहते हो आप लोग, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं अपना 100% दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, जो पैडागोजी होनी चाहिए, वो मुझे अच्छे से पता है कि कैसे पैडागोजी के थ्रू, ठीक है, कौन सी पैडागोजिकल मेथड्स है जिसके थ्रू बच्चों को समझ आता है। ये आज के ज़माने की नीड है, आपको समझना है। और आप भी जब पढ़ाओगे तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ठीक है, सिविक्स पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, आपके ऊपर में एक बहुत बड़ा बर्डन होता है फ्रेंड्स, एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और इस जिम्मेदारी को मैं फील करता हूँ कि समझाऊँ कैसे आसान से आसान भाषा के अंदर में। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे लिखते हैं कि सर आपसे हमने सीखा है कि पढ़ाते कैसे, हिस्ट्री कैसे पढ़ानी है, ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट उसको आसान भाषा में कैसे समझाना है। जब बच्चे ये लिखते हैं ना, ये सीखा है और हम भी अप्लाई करेंगे आगे जाकर, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं, हाँ, वो लोग जब जाकर बनेंगे, टीचर बनेंगे और लाखों बच्चों को अपने जीवन में पढ़ाएंगे, तो उसका एक क्रेडिट जो है वो मेरे तरफ भी आएगा, एक राष्ट्र के निर्माण में, नेशन बिल्डिंग के अंदर में, कि भाई हाँ बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा है, बच्चियों तक पहुंचा है, गाँव का विकास हुआ है, गरीब लोगों को जो है शिक्षा मिली है, या वो अच्छे से पढ़ पाए हैं, गरीब से गरीब बच्चा भी, जब आप लोग जाकर पढ़ाओगे तो उनको। तो ऐसे ही आप लोग भी कीजिए अच्छे से। बाकी मुझे बताइए आप लोग कि लेक्चर कैसा लगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।